जो आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1 है, उसके अगले पाठ का जो हमें अध्ययन करना है वह है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इसकी रचना है शमशेर बहादुर सिंह की यह रचना है, जिसमें वो बतला रहे हैं कि आखिरकार मैं किस प्रकार से क्या हुआ हिंदी में। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या है कि इनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करना। कोई भी पाठ पढ़ने से पूर्व, जब भी आप कोई पाठ पढ़ते हैं या कोई भी शिक्षक आपको वह पाठ पढ़ाएगा, तो उस पाठ को आपको स्वाध्ययन एक बार स्वयं से क्या करना है, अध्ययन करना है। जो बातें समझ में आपके नहीं आती वहाँ पर पेंसिल अथवा हाइलाइटर से टिक कर लीजिए, और उसके उपरांत जब कक्षा में वो पाठ पढ़ाया जाए तो जो बातें आपको समझ में नहीं आई उन पर आप क्या करें, विचार विमर्श कर लें, शिक्षक से वह बातें पूछ लें। तो आइए शमशेर बहादुर सिंह की का जीवन परिचय हम देखते हैं। तो सन 1911 इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1993। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1911 में, और मृत्यु कब हुई? 1993। स्वातंत्र हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून के उत्तरांचल में। देहरादून के उत्तरांचल में कब हुआ? 1911। कब हुआ था? 1911 में इनका जन्म हुआ और 1993 तक ये जीवित। शिक्षा इनकी जो हुई वह देहरादून और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूर्ण हुई। प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से उन्होंने कला का प्रशिक्षण भी लिया। अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। दोआब, कौन सा? दोआब, प्लाट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप में पहचाना जा सकता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चूक भी नहीं हूँ मैं, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने काल तुझसे ओढ़ है मेरी, काव्य संग्रह है। कुछ गद्य रचनाएं भी और कुछ गद्य रचनाएं और कुछ और गद्य रचनाएं, ये सभी क्या हैं? इनके गद्य संग्रह है। ठीक है, तो आइए आखिरकार किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। कहते हैं मैं उर्दू और हिंदी का दो आप, मैं उर्दू और हिंदी का दो आप हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं, मैं एक नज्म हूँ, एक दोहा हूँ और न जाने किसका हूँ। चलिए पाठ को पूजा करते हैं, प्रारंभ करते हैं। पाठ को हमें क्या करना है? प्रारंभ करना है। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला यानी वाक्य मुझसे कह दिया गया था। किससे? लेखक से कह दिया गया था कि मैं जिस हाल में था उसी हालत में, और जो कुछ 5-7 रुपए मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलती थी
चुपचाप उसी पर चढ़ावर चल दिया। कहाँ? दिल्ली से। कोई बात ऐसी कह दी गई थी कि उनके पास ज़्यादा रुपए नहीं थे, 5-7 रुपये थे। उन्हीं पैसों के बल पर वे दिल्ली जाने वाली पहली बस पर बैठे और दिल्ली चले चल दिए। तय कर लिया कि हाँ, उन्होंने तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है, मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम है पेंटिंग। वह काम कौन सा है? पेंटिंग। इसी की शिक्षा मुझे लेनी और फौरन तत्काल लेनी है। उकील आर्ट स्कूल का नाम मैंने सुन रखा था कि दिल्ली में है। अब दिल्ली में कहाँ है यह पता न था। खैर, किस्सा मुख्तसर मतलब संक्षिप्त रूप से कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक देखकर मुझे बिल फीस के लिए भर्ती कर लिया गया। बिना फीस के लिए भर्ती कर लिया गया, मतलब बिना फीस के उन्हें क्या कर दिया गया, उस स्कूल में दाखिला। मैंने 2-3 जगहों के बाद 2-3 जगहों के बाद करोल बाग लबे सड़क मतलब सड़क के किनारे एक कमरा लिया और रोजाना वहाँ से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुँचने लगा। प्रत्येक रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता था, पेंटिंग भी करता था और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता था। इसका जरा भी ख्याल या वहमो गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी। यह कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि जो कविताएं मैं आज लिख रहा हूँ वो कभी प्रकाशन में भी आए। बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस थी जो मुझे बार बार बोल रही थी, चुनाचे। क्या? चुनाचे मतलब इस प्रकार अंग्रेजी में जैसी भी कुछ और उर्दू में गजल। गजल क्या है? गजल और गजल के शेर मतलब फारसी और उर्दू के में मुक्तब काव्य का एक प्रकार होता है, उसे क्या कहते हैं? गजल के शेर के लिखता और हर चीज को, हर चेहरे को बगौर देखता, बड़े गौर से देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोजूं, अपनी पेंटिंग के लिए कौन सा तत्व मैं क्या करूं, खोज सकता हूं या फिर पा सकता हूं या पा सकूंगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज को जिसकी मुझे तलाश थी, हर चीज और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण भी कम नहीं था। बस आंखों की ही मजबूरी थी कि वो थक जाती थी, मन नहीं थकता था देखने से, बहुत सारी चीज़ें ढूंढने से। कभी कभी तेज बहादुर मेरे बड़े भाई कुछ रुपए भेज देते थे या फिर मैं क्या करता था, साइन बोर्ड, बड़े बड़े जो बोर्ड होते हैं उनको पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे, महाराष्ट्रीय, बेकार थे, किसी काम के नहीं, 30-40 के बीच में। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल हैं, इलाहाबाद माई वीकनेस, क्या कहते थे? इलाहाबाद माई वीकनेस। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता, परेशान रहता। यदि अपने को दृश्यों चित्रों में खो देने की उन्हें शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीवी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला मैं बस क्या करता, घूमता घूमता कविताएं घसीटता या फिर स्क्रैच करता और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन होकर विभोर होता। मेरे कवि मित्र, उनके मित्र क्या थे? कवि थे और बीए के सहपाठी, बीए में साथ में पढ़े भी थे, नरेंद्र शर्मा MA कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे
इसमें कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे, या कोई पत्रकार था, या वसीला माने जरिया या सहारा खोज रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए, क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था, वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए, नोट छोड़ गए। मुझे नहीं याद कि इसमें क्या लिखा, कुछ लिखकर छोड़ गए, मुझे याद नहीं। वह एक बहुत मुख्तसर सा और अच्छा सा नोट। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया, अपने को धन्य महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है, उनकी बुरी आदत क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की सबसे बुरी आदत क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति उनके लिए पत्र छोड़कर जाता है या उनका पत्र कहीं से आता है तो उसका जवाब नहीं, चाहे सैकड़ों पत्रों का जवाब न देना, चाहे सैकड़ों जवाब बांझ पत्रों के मन ही मन लिख कर हवा में सांस के साथ बिखराता हूँ। सोचता हूँ जब कोई पत्र आता है इसमें ये लिख कर भेजूंगा, इसका जवाब ये लिख कर भेजूंगा, लेकिन मन ही में कई दिनों तक तो मेरे इस मौन की उपलब्धि मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती है। एक कविता उतरी, एक मेरे मन में एक कविता उतरी, अंग्रेजी, अफसोस। कौन सी कविता? अफसोस। एक सॉनेट। सॉनेट क्या है? यूरोपीय कविता का एक लोकप्रिय छंद है जिसका प्रयोग हिंदी कवियों ने भी किया है। वह भी अतुकांत मुक्त छंद, मतलब परंपरागत छंद के बंधन से मुक्त छंद। मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको किसमें भेजा? गोया भेज दिया, मानो जैसे भेज दिया, लिख लिया, उनको भेजा नहीं पर मन ही मन में मान लिया कि जैसे भेज दिया। कई महीने निकल गए, और घटनाक्रम से मैं देहरादून आ गया। घटना का क्रम चलता रहा, मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट, अपनी ससुराल की केमिस्ट्रिस्ट एवं ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी करने सीख गया। अपनी ससुराल की ड्रगिस्ट्स में कंपाउंडरी करना सीखने लगा। अच्छी खासी महारत, मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत, मतलब वाक्य की बनावट में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा शरण जी वकील ने देहरादून में ही पेंटिंग की क्लास खोल ली थी। मेरे सौभाग्य, यह मेरे देहरादून लौटने का ही क्या था, बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं, और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ? मेरी आंतरिक दिलचस्पों में किसी की को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खुलकर कुछ कह नहीं सकता था। किसी से भी, अपनों से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता, मतलब एकाकीपन, अकेलेपन का मैं अभ्यासी तो हो ही गया, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था, बहुत परेशान और दुखी था, और परिस्थिति के साथ, समस्याओं के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहाँ तक हो सकता था ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूं ही वही सॉनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया, जो सॉनेट मैंने उनके लिए लिखा था। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 1937 में देहरादून आए। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी। ब्रजमोहन गुप्ता के यहाँ ठहरे। इत्तेफाक देखिए, मतलब संयोग देखिए कि यही ब्रजमोहन गुप्ता मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रहे।
देहरादून में। ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले, एक दिन के मेहमान थे। वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था, प्रबल झंझावात साथी, देहरादून के उसी साल की यादगार। उनकी एक रचना है और प्रबल झंझावात साथी, देहरादून के उसी पल के साल की यादगार। किस जोर की आंधी आई थी, उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर, टीन की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बहाल थे। हम सबका सौभाग्य, आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था, वह इससे भी कहीं क्या था, प्रबल। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, उनकी पत्नी का देहावसान हुआ था। और कैसी पत्नी का वियोग, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगिनी, निम्न मध्य वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी थी। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होगी, एक निश्चल कवि जिसके आर पार देख सकते हैं, बात का धनी, वाणी का धनी। और जो व्यक्ति बात का धनी हो जाए, अपने वाणी का धनी हो जाए, हृदय मक्खन संकल्प औलादी, ऐसे व्यक्ति की साथी। एक और बरखा की याद आ गई, इस देहरादून किसी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम। बरखा इलाहाबाद, गाड़ी पर पहुंचना था, रात का वक्त, मेजबान मतलब आतिथ्य करने वाला इसरार आग्रह कर रहे थे, जो आग्रह करता है उसे इसरार कहते हैं, कर रहे हैं, भाई इस वक्त कूली न तांगा, कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कांधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। जहाँ पहुँचना था वहाँ पर पहुँचे। इलाहाबाद में जो बच्चन ही खींच कर ला सकते, कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता, वो इतना सोचा नहीं, मैं स्वयं नहीं सोचा था। और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी था बराए नाम, केवल नाम के लिए, मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सभी क्या थे, सटीक थे, अच्छे थे। वे थे तो मात्र क्षण थे, आजकल की तरह। मैं बहुत कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था, मुझे इसकी कभी कोई ज़रूरत ही महसूस न हुई। शायद ऐसा वहम था मुझे जो क्या करता था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं। मैं सोचता था कि इस संसार में मैं क्या हूँ, अकेला हूँ, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं। और क्यों, खैर 36, 37, 38 के साल थे। जी हाँ, तो बच्चन ने मुझसे कहा तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। बच्चन ने कहा कि यदि तुम यहाँ रहोगे तो क्या होगे, मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और MA करो, चलो इलाहाबाद और क्या करो, MA करो, इत्यादि बहुत सारी बातें। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। डॉक्टर कह रहे थे तू इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा, बच्चन कह रहे थे तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़ों के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे, कैल्शियम लैक्टेट 3 टाइम्स अ डे, प्रत्येक दिन। कैल्शियम लैक्टेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। और अपने दिल में मैं अपने दिल में बैठ इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया, बच्चन ने मेरे पिता, मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुई कि मैं इनका पिता हूँ। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज़मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया था। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अभी मेरे साथ है। और बच्चन ने MA प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा देखो जब तुम भी इस काबिल हो जाओ, यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए, तब वापस कर देना।
चिंता मत करो, न इस काबिल हुआ और न मैंने चिंता की। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का क्या बन जाऊं, आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी के फाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, ताकि कहीं पैर जमा कर क्या हूँ, खड़ा हो सकूँ। सो कहाँ होना था। कहीं न कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है कि अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि यह बस ऊंचूपन की हद थी और पलायन। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री में मिल गई थी और पंत जी, सुमित्रानंदन पंत जी की सहज कृपा से मैं कभी नहीं भूलूंगा उन्हें इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम भी मिल गया। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही कि अब मुझे हिंदी कविता गंभीरता से क्या करनी है, लिखनी है, जिससे कि मेरा रब्त, मेरा संबंध बिल्कुल छूट चुका था। कविताएं मैं ही लिखता था, भाषा और सेल्फ लगभग अजनबी से हो गए थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी नहीं रही थी और घर में एक खालिश उर्दू के ही वातावरण में पला था, इसलिए हिंदी क्या थी मेरी कमजोर। बीए में भी उर्दू का एक विषय लिया था। गजल मेरी भावुकता और आंतरिक अभावों को अपने तौर पर भली बुरी मौन साथी थी, जैसा भी कुछ थी अपनी थी। शायद विषयांतर हो रहा, विषय में अंतर हो रहा, मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़, मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उसको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता। एक बार पहले भी सन 33 में प्रीवियस का इम्तहान दिए बिना, प्रीवियस का प्रथम वर्ष का पेपर दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं जैसे सरस्वती और चांद में छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्युदय में पत्रिका में प्रकाशित मेरे एक सानेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तव में यह खालिश सानेट है। यदि मुझे उनसे मतभेद बहरहाल तो सन 37 में भाषा यानी मुझे हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का केवल कहने का माध्यम मात्र और सदैव एकांतर अपने लिए या तो अंग्रेजी था या उर्दू गजल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपनी पछाड़ी सीधे सादे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ। किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी नहीं हो सकती जो मेरे हृदय या मस्तिष्क के खेले थे। सभी भाषाओं का प्रयोग करता था और किसी भाषा का प्रयोग करने पर कोई मुझे मना नहीं करता था। अफसोस इतना ही है कि जमकर कोई साधना या भाषा का शिल्प मैं नहीं कर सका। मुझे किसी भी भाषा का ज्ञान गहराई से नहीं हो। हिंदी ने क्यों मुझे उस पर उस समय अपनी ओर खींचा, उसका कारण क्या है? इस स्पष्ट कारण तो मेरे चेतन में निराला और पंथ के कारण मैं हिंदी की ओर गया। उनसे प्राप्त जो संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिला, वह मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाया और आज भी हिंदी अपनी ओर खींचती है मुझे। बावजूद कम से कम उस जैसे को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के बच्चन इस वातावरण को आज मर्दाना वार झेल ही नहीं रहे, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी बता भी रहे हैं कि वातावरण किसी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी ही संकुचित मनस्थिति का द्योतक होता है। मतलब जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसी वातावरण के अनुरूप उसके क्रियाकलाप भी हो जाता है, तो सांस्कृतिक इतिहास से वह क्या होता है, अलग हो जाता है। मगर सन 37 में मेरा हाल यह था, जैसे मैं फिर से तैरना सीखा
3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतश्चेतना, मेरे हृदय की चेतना का यही स्वर था कि बच्चन साहब मुझे इसीलिए इलाहाबाद ले आए। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चित हो जाने का देर, बहुत से बहुत एक साल, और मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तौर पर। मुझे भी कमर कस लेनी है, तैयारी कर लेनी है। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य, और कोई इसके अलावा भाव नहीं। मुझे याद है बच्चन ने एक नए स्टेजर गीत का चरण या अंतरा स्थाई टेक को छोड़कर स्टेजा का प्रकार मुझे बताया था। 14 पंक्तियां सानेट नहीं, और तुकों का प्रभावकारी विन्यास, मतलब व्यवस्थित करना, शब्दों को सजाना। बीच बीच की अनेक पंक्तियां जो थी अतुकांत थी, मुझे बहुत आकर्षक लगा वह प्रकार। मैंने तबीयत पर चूर डालकर उस प्रकार की रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी वह छपे ही नहीं। बच्चन के लिए तो वह कविता का एक बंद था, मेरे लिए वो बंद पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो लिखा वह वस्तुतः सानेट से अलग रूप नहीं ले सका। बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फार्म में कोई कविता न रची। खैर, बच्चन ने निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार में भी मुझे आकृष्ट किया, अपनी ओर खींचा। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। उस प्रकार की कविता मैं नहीं लिख पाया। 9 पंक्तियां, 3 स्टेज, प्राय सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे, मुझसे नहीं चला। अगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद पूरी नहीं हुई। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी हैं, रूपाव काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है। उसका भी बच्चन को पता नहीं कि मैंने कविता लिखी थी। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। जो मेरा कोर्स था उसकी ओर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था। इससे बच्चों को क्षोभ था, असंतोष था, व्याकुलता थी, दुख था। अतः मेरे मन में एक अस्थायी संकोच थी। मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच आ गया था कि मैं भी क्या करूं। खैर, 2 साल पूरे कर लिए। आखिरकार फाइनल ईयर का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में भी मैं उसी साल गया, शायद गोरखपुर कवि सम्मेलन। मैंने देखा कि कविता में मेरा जो नया अभ्यास है निरर्थक नहीं गया। सरस्वती पत्रिका में छपी एक कविता ने निराजा जी का ध्यान मेरी ओर खींचा। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपाव ऑफिस के प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। निश्चय हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट लाए। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक अचानक आए मोड़ के पीछे बच्चन की वो मौन सजग प्रतिभा रही। उन्होंने बोला मुझसे कुछ नहीं, मुझसे करवा सब लिया। जो दूसरे को नया प्रतिभा से युक्त जीवन देने की नैसर्गिक, सहज या स्वाभाविक क्षमता रखती है, बच्चन से मैं हमेशा ही प्राय दूर रखता हूँ। यद्यपि दूर और नजदीक की मेरी अपनी परिभाषा है, और जिनके मैं अक्सर बहुत नज़दीक रहता आया, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहता। बहुत सी अनुपस्थित चीज़ें मेरे लिए उपस्थिति के समान और अनुपस्थित के समान, और मैं बहुत नज़दीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। इसीलिए बच्चन मेरे काफ़ी करीब हैं, मगर बेसिकली उसी तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने क्या होता है करीब रखता है, अपने साथ रखता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते। युगों का व्यवधान होने के कारण ये एक युग की जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं। अतः मिलने या न मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता में भी बड़ा रखता हूँ, बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक और
यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक की बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा के साथ साथ क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों का ऐसा ही अनुभव हुआ होगा जिनको बच्चन जी ने रास्ता दिखाया। अनुमान ही क्यों, मुझे मालूम है कि हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं, वह और हमेशा ऐसे ही होते हैं जो दूसरे की कलाओं को देखकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राय, जिसका मिलना कठिन हो, बात अजब है मगर सच है कि हरिवंश राय बच्चन ने बिना मुझसे कुछ कहे मेरी कला को देख कर ही उन्होंने क्या किया, मुझे इतना आगे बढ़ाया। और लोगों को इसका पता भी कब चला, जब मैं इतना आगे बढ़ गया। मुझे खुद इतना विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा।